नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे थे और आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPCL TG2, हरियाणा लाइनमैन, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, इलेक्ट्रिशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने इसमें चुनाव किया है। ख़ास तौर से जिन बच्चों की थ्योरी कंप्लीट है और उनको लगता है कि अब हमें कोई पेपर देने को मिले तो वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके लिए ये है, काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट हम इस चैनल पर आपको लगातार प्रोवाइड करवाते रहे हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में कंपटीशन एग्ज़ाम के स्पेशल हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड आपको करवाया जाता है, तो आप वो फ्री टेस्ट अटेंड कर सकेंगे। बस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। उम्मीद करता हूँ कि सभी को दिखाई भी दे रहा है, क्लियरिटी का कोई इशू है नहीं, और शांत स्वभाव से देखेंगे और अपना उत्तर करेंगे। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन। विद्युत का एक अच्छा चालक इंसुलेटर है। इंसुलेटर को हम कुचालक भी बोलते हैं और अचालक भी बोलते हैं और रोधित या रोधक भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि चालक और अचालक एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर कोई पदार्थ अच्छा चालक है तो वो उतना ही खराब अचालक भी है। ये रिसेंटली सेल का एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन है ज़रूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है पेपर के हिसाब से। ये इस तरह के जनरल क्वेश्चन है, पेपर में आ ही जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इनमें से कौन सा एक अच्छा चालक है, इनमें से कौन सा एक अच्छा चालक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ ही जाते हैं। सवाल देखिए अगला। तांबे के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो यहाँ से आज मैं आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन में 4 सीखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, तांबे के परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आंसर करना 29 यानी 29 करना। एक मिनट रुको भाई, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 29। बात आती है कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसा होगा, वितरण का विन्यास कैसा होगा। पूरा अगर लिखा हूँ तो मैं, चलो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2n² से, याद तो है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है। अब 29 को डिवाइड करो। 2n² का मतलब होता है कि कक्षाओं में कैसे चलेंगे। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी क्लास में 18। तो हमारी जो लास्ट अंतिम कक्षा होती है उसमें कितना बचा, 1। ये हो गया इसके वितरण का विन्यास। अब देखो यहाँ से आपको उत्तर डिसाइड करना है। इस पॉइंट पर वापस आओ। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, मेरा सवाल ये है। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हमारी 4 कक्षाओं में हमने इलेक्ट्रॉन को वितरण किया। ये पहली क्लास थी, ये सेकंड क्लास थी, ये तीसरी क्लास थी और ये थी हमारी अंतिम क्लास इसके वितरण की। अंतिम क्लास में कितने हैं, 1। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ कितने आएंगे, 1। नंबर 1 है तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आजकल माय डियर वो वितरण का एक और तरीका हमसे पूछने लग गया। वितरण का तरीका वो पूछने लग गया कि ये जो 2, 8, 18 है ना, इनको भी फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे। सब सेल जो SPDF होते हैं, तो 2 का तो 2 ही आएगा, लेकिन 8 को भी 2 भागों में बांटा जाता है, 2 और 6 में। इसी तरह से 18 को 3 भागों में बांटा जाता है, 2, 6 और 10। SPDF जिसको बोलते हैं ना, तो ये इस तरह से विन्यास आजकल देने लग गया। पूछ सकता है कॉपर के इलेक्ट्रॉनों का सही विन्यास क्या होगा, तो वो इस तरह से देगा, 2, फिर लिखेगा 2, 6, फिर लिखेगा 2, 6 और 10, और फिर लिखेगा 1 और ब्रैकेट करेगा बंद। ऐसे ऑप्शन भी आने लग गए। बताओ नया सीखा कि नहीं।
क्लास पसंद आती है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। बहुत उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे लाइक वाले बटन की। और चैनल सब्सक्राइब कर लो आपने अगर नहीं किया हुआ है तो। हम ऐसी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। बहुत इंटरेस्ट कमेंट है, चीज़ें कंटेंट बड़ा काम का है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रयुक्त सामग्री में गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? सबसे पहला तो ये देख लो कि हम हीटिंग एलिमेंट लेते हैं ऊष्मा के लिए। ऊष्मा 3 कारकों पर निर्भर करती है, वो है I²RT। यानी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती है। एक समय यहाँ से सीखने को मिला। इसका मतलब हीटिंग एलिमेंट के लिए जितने भी फिलामेंट या एलिमेंट के लिए सामग्री हम काम में लेंगे वो हाई रेजिस्टिव होनी चाहिए। उसके बाद में उसका गलनांक ज़्यादा होना चाहिए, जल्दी से पिघले ना, क्योंकि हीट पैदा होगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। यानी कार्यकारी तापमान उसका उच्च होना चाहिए। तो हमें चालकता हाई नहीं चाहिए, कंडक्टिविटी नहीं, हमें थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए उसकी, उसमें चालकता चाहिए, ना कि विद्युतीय चालकता। जब जनरली सवाल देता है तो वो विद्युतीय चालकता के बारे में ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े। सवाल नंबर 4 देखो, बहुत कुछ सिखाएगा। क्या कह रहा है? और जूम करने की ज़रूरत है क्या? दिखाई तो दे ही रहा है, इससे बड़ा तो और क्या है लिखें यार। इस अब देखो, हर संभव कोशिश रहती है आपको खुश करने की, फिर भी आप कमियाँ निकालते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम ही है। एक खुले परिपथ में क्या होता है? कोई प्रतिरोध नहीं होता। स्टेटमेंट गलत दे दिया। खुले परिपथ में अनंत प्रतिरोध होता है। खुले परिपथ में उच्च धारा का प्रवाह हो रहा है, गलत स्टेटमेंट दे दिया। खुले परिपथ में 0 करंट प्रवाह होता है। मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल रहती है, यस, अधिकतम वोल्टेज प्राप्त होता है। और कितना उपलब्ध होता है, कितना अवेलेबल रहता है? सप्लाई वोल्टेज के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, सी उत्तर कर देंगे। उपरोक्त में से अगर पहले 2 गुणों के बारे में कोई आपसे पूछ भी लेना तो फिर ध्यान रखना ये शॉर्ट सर्किट के गुण है दोनों। मैक्सिमम धारा प्रवाहित होती है और वहाँ कोई प्रतिरोध नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सीख ही रहे होंगे जी। अगला एक न्यूमेरिकल दे रहा है अपन से, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल तो 1 क्यों 4 दे दो। और मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ कि भैया न्यूमेरिकल सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, न्यूमेरिकल के बिना तो पार ही नहीं पड़ेगी। और न्यूमेरिकल आते हैं आपकी कंसेप्ट क्लियर होने से ही। R1 और R2 नाम के 2 प्रतिरोध है जिनका मान 2 ओम और 3 ओम है और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 200 वोल्ट सप्लाई पर। मान लीजिए मैं दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ बना करके आपको दिखा देता हूँ, तो वो कह रहा है ये है डायग्राम। कोई समस्या गुरुजी? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। वो कहता है कि यहाँ 200 वोल्ट की सप्लाई है। वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ 3 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी। देखो इसके लिए शॉर्ट में एक तरीका बताता हूँ, जो बच्चे डिटेल पढ़ चुके हैं उनके लिए। बाकी पूरी डिटेल से अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट ये होता है कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना, वो प्रतिरोध के अनुपात में ही होता है। सीरीज सर्किट में V1 अनुपात V2 इज इक्वल टू R1 अनुपात R2। हमेशा हायर रेजिस्टेंस पर हायर ड्रॉप होती है, लोअर रेजिस्टेंस पर लोअर ड्रॉप होती है। तो आप इस 200 वोल्ट के है ना 3 और 2 5 हिस्से कर दो, बात खत्म। 3/5 × 200 कर दो, उत्तर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 40 × 30 120 वोल्ट। कोई समस्या किसी को? नहीं। लेकिन अगर निकालना चाहो पूरे तरीके से तो फिर हमारे पास पूरा तरीका क्या है कि R2 पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है तो I × R2 करेंगे। धारा नहीं है पहले परिपथ की, करंट लेकर आएंगे। परिपथ धारा V/R से निकलेगी क्योंकि सीरीज सर्किट है, धारा समान होगा। टोटल वोल्टेज 200 दे रखा है लेकिन RT नहीं दे रखा, तो सीरीज में पहले RT निकालो। R1 + R2 तो 2 + 3 करेंगे, 5 ओम उत्तर आया। यहाँ 5 ओम का भाग देंगे, 40 एम्पियर करंट आया। अब मान यहाँ रखेंगे, 40 एम्पियर धारा, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 120 वोल्ट। ये पूरा प्रोसेस और फॉलो तरीका करने का था। बाकी शॉर्ट में अगर आप चाहें तो रेजिस्टेंस का अनुपात निकाल दो। सीरीज में क्या होता है, R1 अनुपात R2 और V1 अनुपात V2 हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें 2 ओम वाले पर पूछ लेता तो कितनी करते? 80 वोल्ट। 200 में से 120 इसकी ड्रॉप घटा दो।
एक ड्रॉप अगर आपको मिल भी जाए तो फिर तो दूसरी वैसे ही अपन कैलकुलेट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर के बारे में पूछ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कैपेसिटर में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जनरली आजकल वो कुल प्रतिरोध पूछने की बजाय कुल धारिता पूछने लग गया, क्वेश्चन बदलने लग गए। वो भी बड़े इंटेलिजेंट हो गए पेपर बनाने वाले भी, उनको भी पता है कि रेजिस्टेंस अब हर बच्चे ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। समांतर में कुल धारिता के लिए फॉर्मूला होता है C1 + C2। क्या कह रहा है, 6 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड के 2 कैपेसिटर और समांतर में जुड़े हुए हैं समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को बोल सकते हो टोटल। ठीक है, तो कितना करोगे, 4 + 6 यानी 10 पिकोफेरेड। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर समांतर की जगह श्रेणी होता तो कितना होता, कमेंट करके बता देना। ठीक है, कमेंट करके बता देना। बता दोगे या आंसर मैं बताऊं? ए आएगा 2.4 पिकोफेरेड। ठीक है, करके मिलान ज़रूर कर लेना और मुझे उत्तर ज़रूर बता देना। क्रॉस मैच करवा दिया करो, पता तो लगता रहे कि हाँ सही ही पढ़ रहे हैं। आगे चलें, क्वेश्चन देखो। V वोल्टेज है, G चालकता है और I विद्युत धारा है, तो सही संबंध क्या होगा? G के बराबर पूछा है। देखो पहला तो ये देख लो कि R = V/I होता है। क्या होता है? V/I। तो G जो होता है ना वो 1/R होता है। यानी अगर हम इस R की जगह G की वैल्यू लेना चाहें तो हमें क्या करना है, 1/R करना है। और R का मान कितना है, V/I। तो 1/V यहाँ और I ऊपर, यानी G = I/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I/V। ये UPPCL TG2 2021 वाले में आ चुका है। 28 मार्च को जो पेपर हुआ था ना, उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। आपको बहुत आसान लग रहा होगा ना, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना तो होश फाख्ता हो जाते हैं। समझते हो? समझ नहीं आता ना, करें कैसे? चीज़ तो ठीक ठाक है, आ रही थी, कोई बात नहीं, सोच समझ के करते हैं तो ऐसे इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन टाइम खा जाते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा खाई। पहली बार आ रही है ना चीज़ सामने, क्रॉस मैच करवा करने के बाद भी मन में रहता है यही सही है क्या, क्या पता V/I सही हो जाए। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख लिया करो और हर एक क्वेश्चन का क्रॉस मैच करवाते रहा करो। ठीक है ना? आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बैटरी में ओवर चार्जिंग का परिणाम क्या होगा? मैं बताता हूँ शॉर्ट में उत्तर, आप बताना पूरी डिटेल। अगर किसी बैटरी को आप ओवर चार्ज करेंगे तो बैटरी में बकलिंग दोष आएगा। कौन सा आएगा माय डियर? बकलिंग। बकलिंग का शुद्ध हिंदी शब्द होता है व्याकुचन, और व्याकुचन का अपनी साधारण भाषा में पता है क्या होता है? ट्विस्ट, ऐंठन, मोड़। ठीक है, यानी प्लेटें जो होती है ना वो मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। डी उत्तर ये रहा। अगर हम बैटरी को ओवर चार्ज करेंगे तो बैटरी में बकलिंग दोष आएगा, उसकी प्लेटें मुड़ जाएगी और मुड़ करके शॉर्ट हो जाएगी। बैटरी फ्रेश और सक्रिय हो जाती है, किससे? ट्रिकल चार्जिंग से। यानी ये तो ओवर चार्जिंग नहीं, निम्न धारा दर पर चार्जिंग का परिणाम है। AH कैपेसिटी बढ़ने का मतलब नहीं है, चार्जिंग से बढ़ती है। सल्फेशन दोष कब हो जाता है? सल्फेशन दोष ओवर चार्जिंग से नहीं, इनकम्प्लीट चार्जिंग से होता है, यानी अपूर्ण चार्ज से होता है सल्फेशन दोष। बताओ बात समझ में आई क्या? जिन बच्चों को लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहे हैं या नहीं, ये उन बच्चों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है ना कि हम सीख चुके हैं, शायद उनको ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होगी, या लग रहा होगा कि क्या हम स्लो में पढ़ा रहे हैं। वो रामायण में आता है ना, लव कुश कांड में जब अपन देखते हैं तो वो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद वो सीता माता को कहानी बताते हैं दोनों। तो वो छोटे वाला कहता है कि क्या ठंडा ठंडा सुना रहे हो भैया, मम्मी जी को सीधा सीधा बताओ ना। तो कहीं आप ये नहीं कह रहे हो कि क्या छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, फटाफट से आगे बढ़ो ना। नहीं, ये उनके लिए है जो बच्चे बेसिक सीखना चाहते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, यानी आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो आप इस क्लास को छोड़कर जा सकते हैं प्लीज़। अगला सवाल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये। सवाल पूछा है कि मोर्टाइज चीजल का उपयोग क्या है? छेनी, रेती। छेनी को इंग्लिश में चीजल, रेती को इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। इनके क्वेश्चन तो आजकल आएंगे पेपर में, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि छेनियाँ 6 प्रकार की है और जो रेती है वो 4 प्रकार की है, और चारों में आगे और प्रकार है अलग अलग।
कट के आधार पर, लंबाई के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, जैसे सेकंड कट, बस्टर्ड, रस्प फाइल है वो भी है, उनमें से भी आता है। इसमें भी तो बहुत सारी है, डायमंड पॉइंट चीजल है ना। मोर्टाइज चीजल का जो उपयोग है ना वो है लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी में जब आपको रेक्टेंगल होल करना हो ना तब मोर्टाइज चीजल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा लकड़ी में होल करने के लिए आप रेचेट ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और रावल प्लग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं एक कोई पेपर देख रहा था जिसमें सवाल था कि इनमें से किस में लकड़ी में होल नहीं किए जा सकते, और यही ऑप्शन थे, मोर्टाइज चीजल, रेचेट ब्रेस और जिमलेट, रावल प्लग टूल, और एक उन्होंने ऑप्शन दिया पिंसर। तो पिंसर लकड़ी में से कील निकालने के लिए होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास में बड़ा इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा। इंटरेस्ट आ रहा है तो बने रहें और आराम से सारी चीज़ें देखें। यस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, केवल इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में बता दूँ। क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उपयोग पूछा है, रट्टे मार लो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। आजकल सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पेपरों में आ रहे हैं। की वे बनाने के काम आता है, एक ही उत्तर कर दिया करो। वैसे तो करव खांचे बनाने के काम भी आता है, दोनों उत्तर इसी के है, लेकिन पेपर वाला जब दे तो आप ए उत्तर करके आना, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में इसी को सही माना जा रहा है। और रिसेंटली ये एक नहीं अनेक पेपरों में आ चुका है। ठीक है जी, अगला सवाल, किसका ताप गुणांक नेगेटिव है? एनटीसी पूछा है भाई, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो अचालकों का होगा। ठीक है, आंसर भी दिख ही रहा है सबको, सी दिया हुआ है तो अब्रक कर देंगे। कॉपर, नाइक्रोम और टंगस्टन क्यों है? तो ये सब के सब है पीटीसी। आंसर साथ में इसलिए लगाए हुए हैं कि आपको ये पीडीएफ भी देनी है। बाद में बच्चे ढूंढते रहते हैं कि उत्तर कौन से हैं इनके। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। आंसर साथ में दिए हैं, समझना चाहो तो फिर आकर वीडियो खोल लेना। ठीक है ना भाई। अभी लेटेस्ट बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई करी है, तो उनको बताएं कि कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, अचानक से बीच में से वो क्या ही पूछ लेगा आपसे। ठीक है, सवाल देखो, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है? सबको याद है, लेकिन आपको एक नहीं, इसमें कम से कम 3 तरीके से याद रखना। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होता है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3 होता है। फेज वोल्टेज 0.577 इंटू लाइन वोल्टेज होता है। इसके अलावा करंट याद रखनी है, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। अभी आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातें सबको समझ में आ रही होगी और बहुत शानदार तरीके से आ रही होगी। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। बहुत डीप बातें हैं मेरे दोस्त, कोई नहीं बताता है इनको सीधे तौर पर। ठीक है ना, जब पढ़ने जाते हो तभी चीज़ें समझ में आती है। इस तरह का कंटेंट इतने आराम से शायद ही कोई समझाए। चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी करवाओ, बताओ उनको कि कोई है जो आपको ऐसे ऐसे बता रहा है ना। चीज़ें शेयर करने का काम किया करें। अगला सवाल देखो, डीसी मशीन में इंटरपोल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं? इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ते हैं, ध्यान रखना। इंटरपोल स्पार्किंग कम करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। संख्या में मेन पोल के समान होते हैं। इनकी ध्रुवता जनरेटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में आगे आने वाले पोल के समान। ठीक है, कम से कम पोलरिटी का ज़रूर क्वेश्चन पढ़ लेना, आ सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, तो मुझे तो अभी भी लग रहा है। एक है ना, इकाई का ज़रूर सवाल आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। इसके अलावा मीटरों की जो सुग्राहिता होती है उसका एक इकाइयों का आ सकता है। ठीक है, तो मीटर की सुग्राहिता किस इकाई में है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, ज़रूर सीखोगे नई नई बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ये देखो, अब कोई सोच रहा होगा गुरुजी ये क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं कभी कभार, पर ये कंपटीशन डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर बच्चे का सही होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको गलत कर दे। तो कह रहा है कि भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी है? एसी की सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यानी डीसी की अगर पूछे तो 0 बता देना है।
बस, और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, रेक्टिफायर से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अलग से कभी शायद टॉपिक आ जाएगा सामने तो करवा ही देंगे। सवाल देखो, 4 पोल 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रचालित 440 वोल्ट 3 फेज मोटर में सिंक्रोनस गति की गणना करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन आएगा ज़रूर, इसके कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं ही करवा देता हूँ। सिंक्रोनस गति के लिए फॉर्मूला होता है F × 120 बटा पोल, फ्रीक्वेंसी × 120 बटा पोल। फ्रीक्वेंसी देखो 40 हर्ट्ज दी है और पोल के मान है 4, तो सिंक्रोनस गति आएगी 1200 RPM। ये मैंने क्यों दिया सवाल आपको बताओ। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि 4 पोल देख लिए, इधर ध्यान ही नहीं दिया 40 है कि 60 है। 4 पोल वाली मोटर की 1500 RPM होती है, सब ने रटर मार रखा है, तो रटे मारने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। याद रखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं, यानी फॉर्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई ना कोई मान वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील या चर वैल्यू बोलते हैं, और उन चर वैल्यूज़ के कारण उसका उत्तर अलग आ जाता है। इसलिए ध्यान रखो कि आपको वो वेरिएबल मान है तो बदल करके मान दे सकता है, ठीक है ना। तो चलो, बहुत धन्यवाद सभी को, इतना ही कराएंगे आज की इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत बढ़िया से क्लास समझ में आ रही होगी। अभी सीक्वेंसली आपको ये क्लासेज मिलेगी, बस आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो और दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाइए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।